जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ कल्पाक्ष। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक एरा और वैदिक पीरियड। आगे बढ़ने से पहले डिस्कस करते हैं क्या क्या देखने वाले हैं। तो इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू कवर द इंट्रोडक्शन, एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड द थ्योरी ऑफ आर्यन, अर्ली वैदिक पीरियड, later Vedic period, the Vedic literatures and the PYQ regarding this particular topic जो पिछले साल क्वेश्चंस में पूछे गए। तो शुरुआत करते हैं पहले से, जिसे हम कहते हैं वैदिक एरा। सो जब हमारे यहाँ सिविलाइजेशन के बारे में बात किया या इंडियन हिस्ट्री के बारे में चर्चा करें तो हुआ ये कि आपके यहाँ अर्लियर हिस्ट्री जो मिलती है आपको सिविलाइजेशन तौर पे, वो मिलती है हड़प्पा से। आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखा। जिस सिविलाइजेशन को आप डेटेड करें तो ईयर्स निकल के आते हैं लगभग 3400 बीसीई से लेकर लगभग 1700 बीसीई तक का जो पीरियड रहा, तब आपके यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन का दौर रहा। इसके बाद में हमें एक डिसकंटिन्यूटी दिखी। वो डिसकंटिन्यूटी लगभग कब से रही? तो 1700 बीसी से लेके 1700 बीसी से लेके 1500 बीसी का जो टाइम पीरियड था, तब एक डिसकंटिन्यूटी हमें दिखी जहां पे कोई भी सिविलाइजेशन का ट्रेस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। अभी इसके ऊपर एनसीईआरटी कहती है कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो उसको स्टडी करना है, रिसर्च करना है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसके बारे में रिसर्च करने की आवश्यकता है। बट बाद में हमें जो नया सिविलाइजेशन मिला, वो सिविलाइजेशन जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग था। और उसके बाद ईयर के बारे में बात करें तो वो लगभग स्टार्ट होता है 1500 बीसीई के आसपास। मीन्स 1700 बीसी के बाद में जो डिसकंटिन्यूटी मिला, उसके बाद में 1500 बीसी में हमें एक नया सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। अभी इस सिविलाइजेशन के बारे में जितना भी डेटा या एविडेंस हमें मिला, वो मिला हमें वैदिक लिटरेचर से। जो वेदा उस समय लिखे गए, जैसे आपका वेदास में ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या उपवेद, उपनिषद, ये वो टेक्स्ट थे जो टेक्स्ट हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में, इस नए एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। इस कारण से जब इसको नाम दिया गया तो सिविलाइजेशन को नाम दिया, क्योंकि ये कल्चर इसी का फॉलो करते थे, इसलिए सिविलाइजेशन को नाम दे दिया वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक एरा। तो जब भी बात आती है कि अगला सिविलाइजेशन कौन सा रहा हड़प्पा के बाद में, तो वैदिक सिविलाइजेशन है। और ये जो एरा है, ये एरा आपका आता है हिस्टोरिक पीरियड के नाम से, क्योंकि जब आप प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में बात करते हो तो वो आता है आपका स्टोन एज वाला एरा। जैसे स्टोन एज से रिगार्डिंग सारी चीजें प्री हिस्टोरिक एरा में आएगी। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पार्ट है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमारे पास रिटर्न सोर्स है, बट हम उसको क्या नहीं कर पाए, अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। अभी तीसरा जो पीरियड आता है वो हिस्टोरिक एरा आता है, क्योंकि ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है, यहाँ से हमारे पास रिटर्न सोर्स अवेलेबल भी है और हम उनको डेसिफर्ड कर चुके हैं, डिकोड कर चुके हैं, इसलिए सिविलाइजेशन को हम हिस्टोरिक एरा के सिविलाइजेशन में कंटिन्यू करते हैं। आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं इनकी आइडेंटिटी के बारे में कि ये जो लोग हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, ये लोग वैदिक सिविलाइजेशन के लोग थे कौन। जब चर्चा आई तो पहला जो सवाल निकल के या पहला जो पॉइंट निकल के आया वो ये था कि ये जो हड़प्पन पीपल्स थे, उन्हीं का एक्सटेंशन अगर हम देखें तो वैदिक पीपल थे। बट जब हम हड़प्पन कल्चर के बारे में बात करते हैं, वो हड़प्पन कल्चर और यहाँ पर अवेलेबल हुआ हमें कल्चर जो था, जिसे हम वैदिक कल्चर कह दे, ये वैदिक कल्चर एक दूसरे से बिल्कुल ही क्या था, डिफरेंट था। मीन्स हड़प्पन कल्चर और वैदिक कल्चर में हमें कोई भी सिमिलरिटी देखने को नहीं मिली। जैसे अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्या था, क्योंकि जब पहला थ्योरी आता है ना, वो यही कहता है कि वैदिक हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन जो है, उसके बाद का जो पार्ट है वो वैदिक सिविलाइजेशन है। पर ऐसा नहीं था। नहीं क्यों था? क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब हमने पढ़ा तो ये हमें कैसा मिला, एक अर्बन सिविलाइजेशन मिला, जबकि वैदिक एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीटली एक रूरल एस्टेब्लिशमेंट था। यहां पर हमने यूज के नाम पे बर्न्ड ब्रिक्स जो है, या बर्न्ड एंड बैग्ड ब्रिक्स जिन्हें कहा जाता है, उन ब्रिक्स का उपयोग हाउस मेकिंग वगैरह में देखा। बट इस वाले सिविलाइजेशन में हमने कहीं भी ब्रिक्स का यूज नहीं देखा। यहाँ पे क्या हुआ करता था, रहने के लिए पिट ड्वेलिंग की जाती थी, गड्ढे खोदे जाते थे शुरुआती समय में, बाद में मड और स्टोन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे क्या बनाए जाते थे, घर बनाए जाते थे। इस वाले सिविलाइजेशन में कहा जाए तो ये पूरा के पूरा ट्रेड ओरिएंटेड सिटीज थी और प्लांट सिविलाइजेशन था। बट यहां बात किया जाए तो ट्रेड का, व्यापार का कोई भी एविडेंस हमें अवेलेबल नहीं होता। इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो ये जो सिविलाइजेशन है, ये कंप्लीटली सेटल्ड सिविलाइजेशन था। ये एक जगह बसे थे और ये जो लोग थे, इनको हम सेमी नोमैडिक कहा जा करता है।
क्या कह सकते हैं इनको, नोमैडिक पीपल। क्यों? क्योंकि ये जो थे ना वो कुछ समय एक जगह रहते थे, बट बाद में वो एक जगह से भटकते रहते थे। वो घुमक्कड़ प्रजाति के जो लोग हैं उस वजह इन्हें सेमी नोमैडिक कहा जाता है। इस वाले सिविलाइजेशन में हॉर्स का एविडेंस या अवेलेबिलिटी जो है वो अभी डिस्प्यूटेड है, कंप्लीटली मार्ग नहीं है। बट यहाँ पे इन लोग क्या यूज करते थे, हॉर्स वगैरह का यूज करते थे। हॉर्स चैरेट का एविडेंस हमें मिला है, बट यहाँ पे हॉर्स चैरेट का कोई भी एविडेंस हमें अवेलेबल नहीं। दोनों लोग नेचर वर्शिपर थे, पर यहाँ पर नेचर वर्शिपिंग का एक्सटेंशन हमें वो देखने को मिलता है, यहाँ पे कहा जा सकता है। ये जो सिविलाइजेशन था, यहाँ पे हमें वेपन्स के नाम पे अलग अलग वेपन मिले, बट सारे के सारे डिफेंडिंग या ऑफेंसिव वेपन्स थे। यहाँ हमने देखा तो हमने किसका एविडेंस मिला, बो एंड एरो का एविडेंस मिला, और बो एंड एरो इस पूरे सिविलाइजेशन से क्या है, गायब है। ये जो प्रूफ हमें दोनों जगह से अवेलेबल हुए, इस आधार पर जो पहली थ्योरी कही जाती है इनकी आइडेंटिटी और ओरिजिन को लेके कि ये जो लोग हैं ये हड़प्पा का एक्सटेंशन है, ये बात पूर्ण रूप से क्या कर दी जाती है, नकार दी जाती है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है इस थ्योरी को। ये तो क्लियर है कि यार भैया ये क्या नहीं थे, ये वैदिक पीपल नहीं थे, मींस इनका जो एविडेंस है या इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अलग है। अगर ये अलग है तो फिर कौन थे? अगर ये हड़प्पा का क्या नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, तो फिर ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, और इनका ओरिजिनल जो होम है वो ओरिजिनल होम क्या था? जब इनके बारे में हमने देखा, जो कल्चर हमारे यहाँ देखा, इनकी जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट देखी, तो वो जो स्क्रिप्ट थी वो मेच खाती थी इससे कुछ पुराने इंस्क्रिप्शंस जो है उन इंस्क्रिप्शन से। जैसे हमने कहीं पे आपका मितानी, जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे मैतानी इंस्क्रिप्शन मिलता है, वहां से वहीं इसी एरिया में हमें एक कैसेटी इंस्क्रिप्शन जो है वो अवेलेबल होता है वहां पे। इन सारे एरिया का जो स्क्रिप्ट था वो स्क्रिप्ट मेच खाता था किससे, जो आर्यन सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट था उससे। और इन स्क्रिप्ट के आधार पे इस स्क्रिप्ट को या जो लैंग्वेज था उस लैंग्वेज को आर्यन लैंग्वेज कहते थे। इसलिए ये जो बाद वाला सिविलाइजेशन आया, ये जो वैदिक पीपल आया, इन वैदिक पीपल को स्टडी के आधार पे इन लोगों की आइडेंटिटी ये ड्राफ्ट की गई कि ये जो लोग हैं ये लोग आर्यन हैं। अब ये जो शब्द आर्यन जिससे हम एक रेस को डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली एक लैंग्वेज का शब्द है, इसका रेस से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये आयरोनी है। हम क्या करते हैं, कई बार जब बात होता है कि यार एक इंडिया के बारे में बात होता है, हम कहते हैं कि यार द्रविडियन पीपल्स हैं एंड दी आर्यंस हैं, तो जो द्रविडियन है वो उनकी आइडेंटिटी बताती है, तो वो भी कहां से निकल के आता है, लैंग्वेज से निकल के आता है। और ये जो आर्यन कल्चर है ये भी कहां से निकल के आता है, ये भी लैंग्वेज से निकल के आता है, इसका रेस से कोई लेना देना नहीं। बट एक इंडिविजुअल हुए थे जिनका नाम अगर कहा जाए तो BF बॉब के नाम से जाना जाता था, उन्हें कहा जाता था BF बॉब। ये जो बंदा था इसने 1816 में ये सिमिलरिटी या रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया इस लैंग्वेज में और यहाँ के रहने वाले जो लोग थे इन लोगों में। और इस रिलेशनशिप के बेसिस पे क्या कर दिया, हमने ये कह दिया कि ये जो लोग हैं जो कहाँ रह रहे हैं इस वैदिक सिविलाइजेशन में, ये लोग क्या है, ये लोग आर्यन। आर्यन का एक टेक तो हमने इनको अवेलेबल करवा दिया, बट अगेन एक क्वेश्चन आया कि अगर ये लोग, इनका नाम आर्यन है, तो इनका अराइवल, ये कहाँ से आए हैं, इनका ओरिजिन क्या है, ये यहाँ के इंडिजीनियस हैं कि या कहाँ से माइग्रेट होके इंडिया में आए। तो एक जो थ्योरी है वो थ्योरी क्रिएट होना चाहिए। अब आर्यन थ्योरी के बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय जो है वो राय लोगों के सामने रखना शुरू की। एक बड़े हिस्टोरियन है, आपने उनका नाम सुना हो, जिनको कहा जाता है मैक्स मूलर। उन मैक्स मूलर ने कहा कि ये जो आर्यन है, ये आर्यन सेंट्रल एशिया जो है उस सेंट्रल एशिया से कहाँ आए थे, इंडिया में आए थे। उन्होंने एक थ्योरी कॉइन कर दी। क्या थ्योरी कॉइन किया कि जो आर्यन है, उन आर्यन का जो अराइवल है वो अराइवल कहाँ से हुआ था, वो सेंट्रल एशिया से हुआ। हमारे यहाँ के एक बड़े स्कॉलर है जिनका नाम है दयानंद सरस्वती, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन्होंने एक मिशन की शुरुआत की थी, एक कल्चर की शुरुआत की थी। वो आप कमेंट बॉक्स में गेस कीजिए कि दयानंद सरस्वती को किस चीज का, किस कल्चर का फाउंडर माना जाता है। इन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं आर्यन, ये बेसिकली तिब्बत रीजन जो है, उस तिब्बत रीजन से कहां माइग्रेट होकर आए थे, तिब्बत रीजन से इंडिया में माइग्रेट होकर आए थे। सो अलग अलग थ्योरीज बनने लगी। पहली थ्योरी दी मैक्स मूलर ने, दूसरी थ्योरी दी आपकी दयानंद सरस्वती ने। एक और थे जिन स्कॉलर जिनका नाम है मेयर। उस मेयर ने कहा कि ये जो लोग हैं, ये लोग पामीर का जो बेसिकली एक प्लेट्यू है, उस पामीर प्लेट्यू से क्या हुए थे, इंडिया में माइग्रेट होके आए थे। ये थ्योरी एक अलग निकल के आती है। आगे बात की जाए तो जो BC
एक है सेंट्रल एशिया वाली थ्योरी आर्कटिक रीजन वाली थ्योरी कहा जाता है कि जो आर्कटिक रीजन था उस आर्कटिक रीजन से आए थे, जिनका नाम बीजी तिलक जिन्हें हम कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक। इनका मानना था कि ये जो आर्यंस थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे। हर व्यक्ति ने, अलग अलग जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने अपने हिसाब से कल्चर ड्राफ्ट करने का कोशिश किया और थ्योरी दिया कि जो इंडिया में आर्यन का अराइवल हुआ, वो अराइवल कहां से हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि उससे पहले के एक तबका जो था हिस्टोरियन का, वो ये बोल के बैठा था कि भैया आर्यन जो है वो इंडिजीनियस नहीं है। तो उन्होंने उस बात को बेस मान लिया और अपनी आगे की जो स्टडी है वो स्टडी कहां से शुरू की, वहीं से शुरू की और ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये जो आर्यंस है, ये आर्यन इंडिया में कहां से आए थे, उनका एक्सपांशन कहां से था। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने उसी को बेस मान लिया। बट बात की अभी वर्तमान की स्टडी कहती है तो वो बहुत सारी चीजें बता देती है भैया कि आर्यन अलग थे। अच्छा, इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए अलग अलग एक जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बताना शुरू किया। क्या कहा? जैसे मैक्स मूलर ने कहा कि भैया जो कल्चर आपको इंडिया में दिखता है, जो कल्चर आपको कहां पे दिखता है, जो कल्चर आपको इंडिया में दिखता है, लगभग किस वाले टाइम पीरियड पे, आपके ये जो 1500 बीसीई से लेकर 600 बीसीई का जो टाइम पीरियड है, इस समय जो कल्चर आपको कहां दिखता है, इंडिया में दिखता है, वही कल्चर इससे लगभग लगभग 500 ईयर्स एगो, इन द सेंस 2000 बीसीई का जो पीरियड था, तब ये जो आपका बैक्टीरिया इन मर्जीनिया आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है, इसे क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया मर्जीनिया आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। इस बैक्टीरिया मर्जीनिया आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स में दिखता था। ठीक है, यही कल्चर इससे लगभग और 200 ईयर्स के पहले की बात की जाए तो वो कहां दिखता था? तो ये जो आपका यूराल माउंटेन वाला जो रीजन है, यहाँ पे दिखता था, इससे ऊपर वाले रीजन में। फिर और उससे पहले अगर बात की जाए और कहा जाए कि लगभग 2500 बीसी के आसपास, तो ये जो सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको क्या दिखता था? ये कल्चर जो है सेम कल्चर दिखता था। कल्चर कैसा? कि रूरल एस्टैब्लिशमेंट था, हॉर्स का यूज करते थे, हॉर्स चैरिट का यूज करते थे। ये जो छोटी छोटी बातें अभी हमने हड़प्पन कल्चर से जज करते समय बताई, वो सारी की सारी चीजें कहाँ पे अवेलेबल थी? इससे पहले। तो उन्होंने एक आइडेंटिटी बना दी। क्या बता दी? कि इनका शुरुआत यहां से हुआ, ये यहां से बैक्टीरिया इस नीचे वाले रीजन में आए, फिर यहां से बैक्टीरिया मर्जीनिया वाले रीजन में, और फिर माइग्रेट होके क्या हो गए? ये आ गए आपके इंडिया में। और उन्होंने थ्योरी ड्राफ्ट कर दी कि भैया ये जो आर्यंस है, ये आर्यंस क्या है? ये इंडिजीनियस नहीं है, ये लोग क्या करके आए हैं? ये लोग माइग्रेट होके आए हैं। कहां से? तो इनका माइग्रेशन जो हुआ सेंट्रल एशिया जो रीजन है, उस सेंट्रल एशिया वाले रीजन से हुआ, और इस थ्योरी को वाइडली एक्सेप्टेड कर लिया गया। ठीक है, जब ये बोला गया कि अगर ये आए तो जो बाकी लोग थे हड़प्पा में वो क्या थे, तो उन्होंने कह दिया कि ये जो सेंट्रल एशिया से आए ना, ये लोग आर्यन थे, और जो हड़प्पा में रहते थे वो लोग थे द्रविडियन। उनका आइडेंटिटी क्या था? द्रविडियन था। और जब आर्यन आए ना, तो उन आर्यन ने इन्हें क्या कर दिया? इन्होंने धकेल दिया, और ये लोग क्या हो गए? ये जो इंडिया का ऊपरी रीजन है, पहले इस वाले रीजन में द्रविडियन रहते थे, तो जब आर्यन का इन्वेजन हुआ ना, तो ये यहां से माइग्रेट होके कहां चले गए? इस सदर्न टिप पे चले गए, और जो बाकी हड़प्पन लोग थे वो कहां जाके रहने लगे? इस वाले रीजन में जाके रहने लगे। फिर एक सवाल कई बार पूछा गया कि भैया अगर ये हड़प्पन लोग यहाँ चले गए, तो ये जो हड़प्पन कल्चर था, इसके ट्रेस आपको साउथ इंडिया में मिलने चाहिए ना। अगर मान लेते कोई साउथ इंडियन बंदा मालवा में आ जाता है, नॉर्थ इंडिया में आ जाता है, तो उसका जो कल्चर है वो तो वही रहेगा। उसको सुबह इडली सांभर चाहिए ना, वो उसकी नाश्ता का पैटर्न है। वैसी ही बात अगर कोई मालवा से बंदा दिल्ली चला जाए तो उसे तो पोहा चाहिए ना, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या, ये हमारा कल्चर है, हमारा फूड हैबिट्स है, हमारे रहने का तरीका है। तो ये क्या होता है? ये चेंज नहीं होता। तो बट हिस्टोरियन जो है वो इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने में फेल हो गए। वो ये बताने में फेल हो गए कि भैया ये जो द्रविडियन थ्योरी आपने दिया कि द्रविडियन लोग हड़प्पा में रहते थे और वो यहाँ माइग्रेट हो गए, तो वो क्या है, वो प्रूव नहीं हो पाए। तो उन्होंने नया दिया। उन्होंने बोला कि ये जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाला रीजन है ना, यहाँ पे एक लैंग्वेज बोली जाती है, जो लैंग्वेज सिमिलर है। सिमिलर किसके सिमिलर है? तो वो सिमिलर है द्रविडियन ट्रेसेस के। तो देखा गया कि वो सालों से वहीं उसी रीजन में रहते हैं, तो ये माना जा सकता है कि जो द्रविडियन है वो इस एरिया के इंडिजीनियस है और बाद में माइग्रेट होकर चले गए। ऑब्जेक्शन वाले लोग कहते हैं कि भैया अगर ऐसा ही है तो वो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो लोग ये ट्रेड के लिए ऊपर गए हो और व्यापार करते करते इसी एरिया में सेंट्रल इस वाले जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वहां बस गए, और वहां पे उनका जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट क्या हो गया हो, वो डेवलप हो गया।
बट हिस्टोरियन अब मीन्स जो बाकी लोग हैं वो आज भी इस बात को मानने में थोड़ा कतराते हैं, वो नहीं मानते इस बात को कि भैया वास्तविकता उस चीज का रीजन क्या था। तो ये अलग अलग चीज हमने आर्यन के अराइवल को लेकर देखी। बट ये वाली थ्योरी अभी वर्तमान में थोड़ी सी रिजेक्ट हो गई, और उसके पीछे रिजेक्ट होने का जो रीजन है वो रीजन है अभी लेटेस्ट डिस्कवरी, जो डिस्कवरी आपके उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो कॉन्फ्लुएंस वाला एरिया है वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बागपत डिस्ट्रिक्ट, उसमें हुई। इस बागपत डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिस जगह का नाम है सनोली। ये सनोली को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री आपकी शायद नेशनल ज्योग्राफी ने बनाई है, द सीक्रेट्स ऑफ सनोली। उसमें मनोज कुमार जो है उन्होंने क्या किया, रोल किया है या उसको नरेशन किया है, तो एक बार आप वो देख लीजिएगा, वो काफी अपने आप में इंटरेस्टिंग पार्ट है। अच्छा, सनोली में मिला क्या? सनोली में हमने देखा तो हमें जो सनोली के एविडेंस मिले वो एविडेंस ये कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन लगभग लगभग 4000 बीसीई से 3000 बीसीई के टाइम पीरियड पे फ्लोरिश था। पहला पॉइंट तो ये कहता है कि जो सनोली के अंदर जो एग्जिस्टेंस हमें मिला वो कब से कब तक था, तो वो 3000 से 4000 वाला जो 4000 से 3000 बीसी वाला जो टाइम पीरियड है उस समय फ्लोरिश था। जब हमने इस कल्चर को स्टडी किया तो हमने देखा कि ये स्टेब्लिशमेंट में क्या क्या मिला। तो हमें यहां से हॉर्स के एविडेंस मिले, हमें यहां से हॉर्स चैरेट के एविडेंस मिले, हमें यहां से बो एंड एरो के एविडेंस मिले, हमें यहां से कॉपर का बहुत ही फाइन यूज जो है वो यूज मिला। यहां पे हमें बरियल्स मिले, और वो बरियल भी कैसे थे, रॉयल बरियल थे, मींस एक राजा को जिस तरह से दफनाते हैं उस तरह के रॉयल बरियल जो है वो भी सनौली से मिले। ये सारा के सारा कल्चर सिमिलर है जो कल्चर हमने कहां देखा, जो कल्चर हमने 1500 बीसीई से लेकर 600 बीसीई के टाइम पीरियड पे नॉर्दर्न पार्ट में देखा, वो सेम कल्चर हमने कहां देखा, इस सनोली में देखा। अंतर इतना है कि ये 1500 बीसी से 600 बीसी के टाइम पीरियड पे है, और ये वाला जो है ये वाला 4000 बीसी से 3000 बीसी के आसपास है। मतलब ये जो सनोली वाला सिविलाइजेशन है ये कंटेम्प्ररी है किस सिविलाइजेशन के, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। अगर ये कंटेम्प्ररी है इस सिविलाइजेशन के, तो आपने जो ये थ्योरी वर्ल्ड हिस्टोरियन ने हमें प्रोवाइड की कि भैया इनका माइग्रेशन जो है वो माइग्रेशन कहां से हुआ था, तो इस वाले एरिया से यहां हुआ था, ये पूर्ण रूप से क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर 4000 बीसीई के आसपास ये लोग जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड थे, मींस ये यहां से माइग्रेट होके इधर गए होंगे, मींस हमको उल्टी गंगा बहा दी। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि वो आप यहां से वहां आए हो, हम ये कह सकते हैं भैया हम पहले यहाँ के रहने वाले थे, हम कुछ न कुछ किसी चक्कर में कहाँ है, यहां से यहाँ माइग्रेट हुए थे। अभी ये स्टडी जो है स्टडी चल रही है। सो अगर हम इस आर्यन की थ्योरी के बारे में बात करें तो आर्यन की थ्योरी अभी बड़ी डिस्प्यूटेड है, बट हम जो पढ़ते हैं उस आधार पे बात करें तो ये कह सकते हैं कि आर्यन जो है वो आर्यन अभी भी जांच का एक विषय है, उस पर भी और स्टडी करने की बात है। अगर हम इस सनोली की डिस्कवरी को देखें तो हम कह सकते हैं कि अभी तक जो हमारी 3 से 4 पीढ़ी पढ़ते हुए आई है और वो डिवाइड देखते हुए आई है कि भैया इंडिया जो है उस इंडिया की स्थिति ये है कि नीचे इसमें द्रविडियन रहते हैं और ऊपर आर्यन रहते हैं। आर्यन बाहर से आए, नीचे वाले यहीं के डोमिसाइल थे, हम दोनों में झगड़ा हुआ, हमने उनके एरिया से उन्हें भगा दिया। ये पूर्ण रूप से गलत है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध देखने को नहीं मिलता। आगे अगर चर्चा की जाए तो ये जो बेसिकली अभी आने वाला जो एनसीईआरटी वाला जो पार्ट है उसमें कहा जा सकता है कि शायद बदल में आ जाए, ये जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को क्या किया जाए, इंक्लूड किए जाए, तो शायद हमें एक वास्तविक हिस्ट्री जो है वो मिल पाए। बेसिकली अभी के एविडेंस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है भाई, ये सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, ये लोग क्या है, ये आर्यन है, ये फाइनाइट है। अच्छा, इस सिविलाइजेशन के एविडेंस के बारे में बात करें तो एविडेंस का एरिया जो वो अकेला एक नहीं है, इसमें वेदा तो मिलते ही हैं, इस वेदा के अलावा कुछ ईरानियन टेक्स्ट है, जिस ईरानियन टेक्स्ट में एक बड़ा नाम आता है जिसका नाम है जंदे अवेस्ता। ये एक बड़ा टेक्स्ट है जो इस कल्चर के बारे में हमें क्या देता है, एविडेंस अवेलेबल करवाता है। इसके बाद में भी कुछ टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे जो इसका एविडेंस करवाते हैं। तो ये था ट्राइबल मींस शुरुआती आर्यन की आइडेंटिटी के बारे में। आगे अगर चर्चा करें तो बात होती है, लोग कहते हैं कि भैया अगर आर्यन बाहर से आए तो यहाँ पे कुछ तो कंफ्लिक्ट हुआ होगा, कुछ तो ऐसा इश्यूज हुए होंगे यहाँ के इंडिजिनियस पीपल और इनमें, और उसके कुछ एविडेंस हमें इनके पेरेंट टेक्स्ट से मिलते हैं। जैसे टेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेक्स्ट तो हमारे पास वेदास है, और सबसे अर्लियर वेदा अगर बात किया जाए तो हम कहते हैं ऋग्वेदा है।
दूसरा अगर टेक्स्ट है तो मैंने अभी बताया आपको, एक ईरानियन टेक्स्ट है जिसे कहा जाता है ज़ेंदे अवेस्ता। ये जो है ये भी हमें क्या करता है, इस कल्चर के बारे में बताता है। अगर मैं ऋग्वेदा के बारे में बात करूं तो ऋग्वेदा में एक मेंशन है कि देयर वाज अ किंग, ठीक है, क्या नाम था, जिसका नाम दियोदशा था। उस दियोदशा ने किसको हराया, उसने जो संभारा है उस संभारा को डिफीट किया था। क्या कहता है ये कल्चर कि एक राजा था, जिस राजा का नाम क्या था, दियोदशा था, उसने किसको डिफीट किया था, उसने संभारा को डिफीट किया था। ये हमें कहां से मिलता है, ये ऋग्वेदा से मिलता है। अच्छा, ऋग्वेदा में एक और टर्म मिलती है जो फ्रिक्वेंटली मिलती है, जिसका नाम है दस्यु हत्या। तो आगे बात करते हैं ट्राइबल कन्फ्लिक्ट के बारे में, इस आधार पे कि अगर आर्यन बाहर से आए तो उनका यहाँ पे तो कहीं डिस्प्यूट जो डिस्प्यूट हुआ होगा। अगर उसको समझने की कोशिश की जाए तो हमें अर्लियर एविडेंस जो मिलता है वो एक तो मिलता है कहाँ से, ऋग्वेदा से, और दूसरा मिलता है पर्शियन टेक्स्ट जिसे कहा जाता है ज़ैन अवेस्ता। ये दो लिटरेचर है जो हमें शुरुआती ईयर्स के बारे में क्या है बताते हैं। इन टेक्स्ट के आधार पे बात किया जाए तो ये लोग कहते हैं कि इंडिया में दो इंडिजीनियस ट्राइब थे जिनका नाम था, नेटिव थे, दसाज और दस्यूस। ये दो बेसिक ट्राइब थे। ये कहाँ के थे, ये इंडिया के नेटिव थे। और उसी समय जो बाहर से आए थे उनमें दो जो ट्राइब हुआ करते थे, उसमें एक था भारता और दूसरा था त्रिस्तु। मीन्स जब आर्यन आए तो उन आर्यन में दो रूलिंग ट्राइब हुआ करते थे, और वो रूल कौन कौन करता था, एक भारत ट्राइब था और दूसरा था त्रिस्तु। ये जो भारत देश का नाम भारत पड़ा वो इसी ट्राइब जो है, इस ट्राइब के नाम पर पड़ा, इस रूलिंग ट्राइब के नाम पे पड़ा, और इसने हमने इसको क्या कहा, भारत के नाम से जाना। दूसरा जो था वो क्या था, त्रिस्तु था। अगर रियल कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो ऋग्वेदा कहता है कि देयर वाज अ डिफीट ऑफ अ किंग नोन एज संभारा बाय अ किंग नोन एज दियोदशा। मतलब ये जो दियोदशा है इसने किसको हराया, इसने संभारा को डिफीट किया था। ये जो टर्म, एक टर्म है जिसमें कहा जाता है, जो ऋग्वेदा में मेंशन है फ्रीक्वेंटली, जिसे कहा जाता है दस्यु हत्या। मतलब आर्यन ने आके किनको मारा, दस्यूस को मारा। तो उसमें ये निकाला जाता है कि हो सकता है ये जो दस्यु हैं ये यहाँ के क्या हो, ये रूलिंग ट्राइब हो। बाद में जब आर्यन आए, आर्यन दसास के साथ क्या हो गए, अलाइन हो गए, और उन्होंने दसास के साथ मिलके क्या किया, दियोदशा के साथ मिलके वहां के रूलिंग ट्राइब संभारा को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। मतलब एक थ्योरी क्रिएट किया गया, और ये थ्योरी ये कहता है कि दसास और दस्यु यहाँ के थे, जिसमें दस्यु रूल करते थे, ठीक है। जो अपोजिशन में दसास थे वो लोग मिल गए किसके साथ, आर्यन के साथ, और उन्होंने किसको हरा दिया, संभारा नाम का जो राजा था उसको डिफीट कर दिया। ये शुरुआती ट्रेस कहते हैं। ऋग्वेदा जो है वो एक और बैटल को बड़ा ही बड़े तौर पे समझाता है, और वो है द बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसको कई बार बुक किताबों में पूछा भी गया है, और उसे कहा जाता है 10 राजन युद्ध। किस नाम से आना जाता है, 10 राजन युद्ध। उसमें ये कहता क्या है, ये इसमें ये कहा जाता है कि देयर वाज एक ट्राइब हुआ जिसमें एक तरफ भारत ट्राइब का राजा था, जिस राजा का नाम था सुदा। सुदा जो है वो कौन से ट्राइब का था, वो भारत ट्राइब जो है उस ट्राइब का था। इसके अगेंस्ट में एक 10 राजाओं का ग्रुप जो है वो लड़ा, जिन 10 में से 5 ट्राइब जो थे वो तो आर्यन ट्राइब थे, और 5 जो थे वो इंडिजीनियस नॉन आर्यन ट्राइब थे। ऐसे 10 लोगों ने मिला, और ये 10 कौन कौन थे, तो इसमें पुरु, यदु, तुर्वसा, अनु, दुर्यु, अलीना, पखटा, भलनास, शिवा और वैष्णव, या सॉरी विष्णु। ये ऐसे करके 10 लोगों का एक ग्रुप बना, और इनमें क्या हुई, सुदा और दोनों के बीच में एक बैटल। इस बैटल में सुदा जो है वो सुदा क्या हुआ, ये विक्टोरियस हुआ, और इसने इस 10 ग्रुप के 10 राजाओं के ग्रुप को क्या कर दिया, हरा दिया। बाद वाले टाइम पीरियड पे ये जो पुरु है, इस पुरु राजवंश जो था, इसने जो भारत राजवंश था या जो किंगडम था उसके साथ कोई अलायंस जो है वो कर लिया, और एक नया राजवंश हमने देखा, जिस राजवंश को हम कहते हैं कुरु, जिस किंगडम या डायनेस्टी को हम कहते हैं कुरु। हिस्टोरियंस कहते हैं ये जो पुरु है, ये पुरु ही पांडव थे, और ये जो कुरु है यही क्या हुआ करते थे, कौरव होते थे। ये एक ही ओरिजिन जो है, इस ओरिजिन से आते हैं। तो अर्लियर जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट का जो ट्रेस मिलता है, वो ट्रेस हमें कहां से मिलता है, इसी सिविलाइजेशन से देखने को मिलता है। तो ये अर्लियर हिस्ट्री थी। अब बात करते हैं वैदिक एरा के बारे में, कि यहाँ का कल्चर कैसा था, ये सिविलाइजेशन जो है वो सिविलाइजेशन कैसा था। इसको समझा जाए तो ये जो वैदिक एज है ना,
इसको पीरियड्स में डिवाइड किया जाए तो ये कहता है द सिविलाइजेशन वाज एग्जिस्टेड फ्रॉम 1500 बीसी टू 600 बीसीई। मींस 1500 बीसीई से लेकर 600 बीसीई तक ये जो सिविलाइजेशन है ये सिविलाइजेशन फैला था। कहां पर पहले मींस इस एरा में इस कल्चर को जो अलग अलग ट्रेस हम देखते हैं उस हिसाब से इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं और वो दो हिस्से इस आधार पर भी कर सकते हैं जहां से सोर्स मिलता है। पहला पीरियड इसे हम ऋग्वेदिक पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस एरा के बारे में हमें ऋग्वेदा से अवेलेबल होती है, इसे ऋग्वेदिक टेक्स्ट कहते हैं, मींस पीरियड कहते हैं। इसको हमने ईयर किया 1500 बीसीई से लेके 1000 बीसीई तक का जो पीरियड है तब तक। और दूसरा जो पीरियड इसे हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं क्योंकि इसमें बाद में लेटर वैदिक एरा से हमें क्या मिलता है, इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। और हमने इसको बोला कि ये जो पीरियड था 1000 से 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है तब तक फैला हुआ था। ये जो ऋग्वेदिक पीरियड है ये जो शुरुआत में मींस ये जो 1000 का मार्क हमने किया, ये मार्क हमने आयरन की डिस्कवरी से किया। क्योंकि जो आयरन है ना, लोहा, वो लोहे से ही सारी कहानी शुरू हुई। आज भी आयरन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो आयरन है इसकी डिस्कवरी इंडिया में 1000 बीसी से हुई और यहां से इन लोगों का रहने का जो पैटर्न है, रहने का, खाने का, विवाह का, महिलाओं का स्टेटस, सब कुछ बदला। किससे? आयरन से। क्योंकि आयरन ने लाइफ जो है उस लाइफ को काफी इजी कर दिया। तो इजीनेस के कारण यहाँ से सोसाइटी पूर्ण रूप से क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जो वैदिक एज है उस वैदिक एज को हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहले को कहते हैं ऋग्वेदिक पीरियड और दूसरे हिस्से को कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। सो लेट्स कम एंड फर्स्ट टॉक अबाउट द ऋग्वेदिक पीरियड। अब ये ऋग्वेदिक पीरियड है, इनके अगर स्टैब्लिशमेंट या सेटलमेंट के बारे में चर्चा की जाए तो ये जो लोग हैं बेसिकली ये सेटल्ड थे कहां पर, तो ये जो इंडिया है, इस इंडिया का जो नॉर्दर्न वेस्ट प्रोविंस था, इसी प्रोविंस में ये लोग जो थे ये बसे हुए थे। ठीक, इसे हम कह सकते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, 7 रिवर्स में कौन कौन आ गया, तो आपका रिवर इंडस, ठीक है, प्लस 5 ट्रिब्यूटरीज और प्लस 1 एक काबुल रिवर जो है। इस रिवर के जो बेसिन है, ठीक है, इंडस और 5 ट्रिब्यूटरी क्या क्या है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये जो 5 ट्रिब्यूटरी है ना, इनके बेसिन जो है, इस बेसिन पर लैंड ऑफ 5 रिवर्स जो है, ठीक है, इस पर बसा हुआ ये पूरा के पूरा क्या था, सेटलमेंट। तो ये जो ऋग्वेदिक पीपल थे वो कहां पर बसे थे, वो इस वाले एरिया में बसे थे। रहते कैसे थे, तो इनका जो स्टैब्लिशमेंट था वो किस सेटलमेंट के तहत था, तो वो रूरल सेटलमेंट के रूप में इनका बसावट था, ये लोग रहा करते थे। ठीक है, यहाँ की अगर बेसिक स्ट्रेटेजी या जो वे ऑफ लिविंग है उसके बारे में चर्चा की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये लोग बेसिकली कैसे थे, तो ये ट्राइबल थे। ठीक, रहते कैसे थे, तो इनका जो तरीका था वो सेमी नोमाडिक था, मींस ये घुमक्कड़ थे और कुछ समय के लिए कहीं पे रहा करते थे। ठीक, यहाँ पर जो लोवेस्ट यूनिट था किसी किल का वो हुआ करता था कुल। ठीक है, मींस अगर आप भी आजकल बोलते हो जिन्हें हम बेसिकली एक ही कहते हैं ना, वंश जिसे कहा जाता है, वो वंश शब्द को यहाँ पे यूज किया जाता था जिसे कुल कहते थे। कुला के जो लोग हैं, कुल के लोग, वो मिलके ही क्या बनाते थे, एक ग्राम बनाते थे। ठीक है, और वो ग्राम जो है, ठीक है, वो ग्राम के लोग एक ओरिजिन बनाते थे, इसे कहते थे वशिष्ठी। और वो लोग मिलके जो बनाते थे वो बनाते थे एक जना। तो इस तरह से 4 जो है वो सेगमेंट बनते थे। क्या था, जना, जना को और वशिष्ठी, वशिष्ठी के बाद ग्रामा और ग्रामा के बाद कुला। इस तरह से क्या बनती थी, 4 यूनिट बनती थी। तो आगे चलते और बात करते हैं यहाँ की ऋग्वेदिक पॉलिटी के बारे में। अगर यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करें तो ये जो लोग थे ना, ये लोग रूरल सेटलमेंट में रहते थे, ट्राइबल थे और साथ ही साथ क्या हुआ करते थे, नोमाडिक, सेमी नोमाडिक थे। मतलब कुछ समय एक जगह रहते थे फिर क्या हो जाते थे, वहां से आगे बढ़ जाते थे। ये कैसे थे, सेमी नोमाडिक थे। यहाँ का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो ऐसा था, यहाँ का अपमोस्ट यूनिट जो था वो था जना। और ये जो जन था, जना, जैसे के लिए हम इंग्लिश मीडियम ए यूज करते, जन जो था वो मिलके बना था किससे, विश से। और विश था उसका लोवेस्ट जो एक क्लासिफिकेशन था वो था ग्राम, और ग्राम में लोवेस्ट यूनिट जो हुआ करता था वो होता था कुल। कुल मतलब वंश, क्लेन जिसे हम कहते हैं। अब ये जो कुल है इसका जो हेड होता था वो होता था कुलप। ग्रामा का हेड जो होता था उसे कहा जाता था ग्रामीणी। और जो विश था उसका हेड होता था विशपति। और जो जना है उसका हेड हुआ करता था राजन। तो ये जो सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, तो ये सोसाइटी डिवाइडेड थी आपकी एक बेसिक से स्ट्रक्चर में, जिस बेसिक से स्ट्रक्चर क्या कहता है कि यहाँ का अपमोस्ट यूनिट जो था वो था जना, जना को डिवाइड किया विश में, विश को ग्रामा में, वो ग्रामा को कुल में।
तो एक जो क्लेन है वो क्लेन छूटा, क्लेन मिलके ग्राम बनाता था, ग्राम आपका वेश, और वेश जो होता था वो जना होता था। और जना का जो हेड था वो हेड क्या था, वो राजन था। अब ये जो राजन है, इस राजन को आप क्या नहीं कह सकते, किंग नहीं कह सकते, इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप लीडर कह सकते हो। ठीक है, ये राजा क्या था, एब्सोल्यूट रूलर नहीं था, ये क्या था, एक लीडर था। और ये कैसा था, ये एक इलेक्टेड लीडर था। तो अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा करें ना, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कहां से देखने को मिलती है, अर्लीस्ट फेज जो वहां से देखने को मिलती है कि हमारे शुरुआत में जो राजा वैदिक सिविलाइजेशन था, वहां भी वो कैसा हुआ करता था, इलेक्टेड होता था। और इसको इलेक्टेड करने का जो काम है वो कौन करती थी, तो वहां पे कुछ क्या हुआ करती थी, ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी, वो ये काम करती थी। ठीक है, बेसिकली ऋग्वेदिक पीरियड में टोटल 4 ट्राइबल असेंबली का क्या है, हमें जो मेंशन है वो मेंशन मिलता है। कौन कौन सी थी, तो एक जो थी जिसे कहा जाता था सभा, दूसरी जो थी उसको कहा जाता था समिति, तीसरी जो थी उसे कहा जाता था विधाता, और जो चौथी थी उसे कहा जाता था गणा। तो इस तरह से टोटल क्या होती थी, 4 ट्राइबल असेंबलीज थी। और ये जो राजा के इलेक्शन और री इलेक्शन का जो काम था, ये कौन करता था, तो ये समिति किया करती थी। So a tribal assembly known as Samiti, which is somewhere responsible for election and re-election of Rajan. और ये राजन का काम क्या था, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब, ये जो जना है ना, इस जना को प्रोटेक्ट करने का काम था। और इनका जो वेल्थ है, और वेल्थ क्या हुआ करता था, कैटल्स। यहाँ पे जो मेन वेल्थ था ना, पैसा वैसा कुछ था ना, जमीन थी नहीं, सब जंगल था। तो वेल्थ वेल्थ क्या था, वो था गोधन, गोधन मींस कैटल्स। तो कैटल को प्रोटेक्ट करने का काम ये राजा किया करता था। तो उसको अपना खुद का बाहुबल प्रूव करना होता था दैट द इंडिविजुअल इज कैपेबल इनफ टू प्रोटेक्ट द किंगडम या द जना। तो समिति काम करती थी। वैसे ही बाकी सारे अफेयर्स जो होती थी वो सभा मैनेज किया करती थी, और इन सभा और समिति में सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन था। वुमेन्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दीज समितिस। ऐसे ही एक असेंबली हुआ करती थी विधाता, और वैसे एक मिलिट्री असेंबली जो होती थी उसे क्या कहते थे, उसे गणा कहते थे। दे आर द 4 ट्राइबल असेंबलीज। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दैट व्हिच असेंबली इज रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्शन एंड री इलेक्शन ऑफ राजन, तो वो है समिति। कौन सा असेंबली जो मिलिट्री पीपल्स का था, वो था गणा। ठीक है, इसी तरह से कौन सा असेंबली जो जनरल वेलफेयर एक्टिविटीज जो सारा काम करता था, तो वो था सभा। और वैसे एक असेंबली जो प्रभुत्व वर्ग का था, तो वो था विधाता। तो इस तरह से अलग अलग 4 असेंबलीज में ये जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या था, डिवाइडेड था। मीन्स ये जो बेसिकली शुरुआत है पॉलिटिकल सिस्टम, तो पॉलिटिकल सिस्टम में ये 4 अलग अलग हिस्सा आता है। और ट्राइबल असेंबली के बारे में बात करें तो टोटल क्या है, 4 ट्राइबल असेंबलीज आती है। तो जब भी चर्चा होती है ना कि राजन क्या है, तो राजन क्या है, राजन एक इलेक्टेड रूलर है। मींस वो क्या है, लीडर है, वो एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं है। वहां कोई हेरिडेटरी सिस्टम नहीं है, एक राजा के बाद उसके टेन्योर कंप्लीट होने के बाद हमें दूसरे राजन जो उसका क्या किया जाता था, इलेक्शन जो है वो इलेक्शन किया जाता था। अब क्या है, बात आती है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के बारे में। क्योंकि कोई सेटलमेंट नहीं था, तो सेटलमेंट में किसी भी ब्यूरोक्रेसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्योंकि आप रहते ही नहीं हो एक जगह, तो आपको किस चीज की आवश्यकता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अवेलेबल ही नहीं था। ठीक है, जब आर्मी की बात की जाए तो यहाँ पर राजा के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ठीक है, राजा के पास कोई नहीं, कौन लोग, जो लोग हैं मीन्स ट्राइबल पीपल हैं, जिसमें कोई कुम्हार है, कोई सुतार है, कोई आपके किसान है, ये सब लोग मिलकर अगर कोई अटैक करता था तो वो काम क्या करते थे, वो राजा को हेल्प करते थे, एज ए आर्मी काम करते थे। हाँ, ये कहा जाता है कि राजा को असिस्ट करने के लिए एक बंदा हुआ करता था जिसको कहा जाता है पुरोहित, जो क्या करता था, जो राजा को एडवाइस करता था। वैसे एक बंदा हुआ करता था सेनापति, सेना भले नहीं थी पर एक मिलिट्री कमांडर जो है वो होता था यहाँ पे। और इसके अलावा जो विश्वपति है ना, जो अलग अलग हम कहते हैं एक राजन से छोटी, जना से छोटी यूनिट है, वही बंदे को क्या बना दिया जाता था, सेनापति। तो सेनापति और पुरोहित जो है वो क्या करते थे, राजा को एडवाइस किया करते थे। बाकी काम के लिए क्या था, बाकी काम के लिए सभा, समिति, विधाता, ये जो ट्राइबल असेंबलीज है वो है। तो कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था, नहीं कोई स्टैंडिंग आर्मी थी, बट हाँ सेनापति जो है उसका मेंशन हमको देखने को मिलता है। फिर सर बात वही आ जाती है कि न तो सेटलमेंट एस्टेब्लिशमेंट कोई था परमानेंट, नहीं क्या था, नहीं कोई ब्यूरोक्रेसी था, तो राजा का ऐसा कोई खर्चा नहीं था। जब राजा का स्टेट पे कोई खर्चा नहीं था, तो यहाँ पर टैक्स नाम से भी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। तो जो वैदिक पेज है, वैदिक पीरियड है, वहां पर टैक्सेशन का कोई एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं। फिर एविडेंस किसका है, तो हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है एक वॉलंटरी गिफ्ट का, जिस गिफ्ट को कहा जाता है बलि।
ठीक है। ये जो बलि है ना, ये बलि का सबसे पहले जो मेंशन हमें मिलता है ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे मिलता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो राजन है ना, उस राजन को लोग जो ट्राइबल पीपल थे, वो लोग अपनी तरफ से कुछ क्या किया करते थे, गिफ्ट ऑफर कर दिया जाते थे किसी के घर में। जैसे वो पंचायत सीरीज में नहीं देखा कि लौकी हो गई तो सचिव साहब को लौकी दे दी, तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, किसी के यहाँ कुछ आम है तो वो बांट दिए। वो एक गुड गेस्चर हुआ करता था कि राजा हमें पहचान है, राजन से हमारा बना रहा है। तो चापलूसी है हमारे यहाँ शुरू से, तो ना नेताजी का जन्मदिन है, होर्डिंग आपने लगा दिए, नेताजी भले आके देखे ही नहीं उन होर्डिंग के ऊपर, तो वही कहानी यहाँ भी थी। सो जो गिफ्ट था वो गिफ्ट शुरुआत हुई, जिसको नाम क्या दिया गया, बलि। अब शुरुआत में बलि जो था ये वॉलंटरी था, मींस जिसको देना है वो देता था, जिसको नहीं देना है वो नहीं देता था। बट आने वाले टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ कि इस चीज को लोगों ने अपना क्या मान लिया, हक मान लिया। और ये जो बलि है, ये बलि पहला टैक्स जो है वो टैक्स के रूप में जाना गया इंडियन कस्टम के अंदर। तो ये जो शुरुआती था यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ के ट्राइबल असेंबली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था। आगे अगर बात किया जाए तो बात करते हैं यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में। पहला जो उठा लेते हैं, पहले बात करते हैं यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैं सोशल स्ट्रक्चर की चर्चा करूं गाइस, तो एक बात फिर निकल के आती है, सेमी नोमाड। ये बार बार क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपके सेटलमेंट से ही सारी समस्या है और आपके सेटलमेंट से ही समस्या खत्म होती है। ये दोनों चीजें किस बात पे डिपेंड करती है, आपके एस्टेब्लिशमेंट पे। अगर हम एक जगह रहेंगे ही नहीं तो समस्या का जो दौर है वो आएगा ही नहीं, वो चीज है वहां था तभी। तो ये जो लोग है, ये लोग क्या हुआ करते थे, सेमी नोमाड थे। यहाँ पर जिस तरह से एविडेंस मिलते हैं, अलग अलग कल्चर जो है हमने देखा है, ठीक है। और ये जो ऋग्वेदिक कल्चर, यहाँ पे हमें वर्णा के बारे में भी क्या मिलता है, एविडेंस मिलता है। और वो एविडेंस क्या कहता है कि यह की जो सोसाइटी थी, वो सोसाइटी को 4 वर्णा में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। जो एक 4th वर्ण था उसे कहा गया शूद्र, ठीक है। शूद्र के बाद जो पहला वर्ण था उसे कहा गया ब्राह्मण, फिर आया आपके क्या, क्षत्रिय, और 3rd पे थे आपके वैश्य। तो इस तरह से 4 वर्ण जो है, उस 4 वर्ण को डिवाइड किया गया। ये वर्ण सिस्टम जो है, ये वर्ण था बिस टाइप, प्रकार, कितने प्रकार का होता है ये अगर हिंदी निकाला जाए। और इसका था किस आधार पे, ऑक्यूपेशन के आधार पे। कोई व्यक्ति सोसाइटी या ट्राइब में क्या काम कर रहा है, उस काम के आधार पे क्या कर दिया गया, 4 वर्ण जो है वो 4 वर्ण में सोसाइटी को बांटा गया। कैसे, जो लोग क्या है वैदिक रिचुअल का काम कर रहे हैं, जो टीचिंग या स्टडी का काम कर रहे हैं, वो सारे को हमने क्या कह दिया, उनको हमने ब्राह्मण्स कह दिया। जो लोग प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, जो आर्मी में जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए, वो आपके क्षत्रिय हो गए। जो बाहुबल के साथ में, वो लोग जो बिजनेस एक्टिविटीज है, उस समय बिजनेस का नाम एग्रीकल्चर था, तो वो सारे के सारे लोग क्या हो गए, वो वैश्य हो गए। और वो सेक्शन जो इन सब को सबऑर्डिनेट के रूप में काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, आपका शूद्र हो गया। तो इस तरह से ये जो वर्ण सिस्टम है, ये वैदिक सिविलाइजेशन में बना। ऋग्वेदा में एक एग्जांपल है जहां कहा जाता है कि एक ही परिवार में पिता ब्राह्मण है, बेटा शूद्र, बेटा जो है वो आपका वैश्य है, ठीक है, एक बेटा क्षत्रिय है और माँ जो है वो शूद्र का काम करती है। मीन्स एक ही वर्ण में, एक ही परिवार में चारों वर्ण जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं। बट आने वाले टाइम पे कुरीति आई जो आए, और उसके बाद में जो वर्ण सिस्टम था, ये वर्ण सिस्टम किस आधार पे हो गया, जन्म के आधार पे हुआ, और बाद में ये जो जाति व्यवस्था है वो बनी। तो उसका प्रोटेक्शन आप वेदा के नाम से नहीं कर सकते कि ये जो वर्ण सिस्टम, जातिवाद, कास्टिज्म जो है वो वेदा में, वेदा ये कुछ बिल्कुल नहीं कहता। वेदा क्या कहता है, ऑक्यूपेशन, जो जिसका काम है उस आधार पे। जैसे मान लेते हैं कि अभी मोदी जी कहते हैं, मोदी जी क्या खुद के बारे में कहते हैं कि वो पिछड़ा जाति से बिलोंग करते हैं। वो पिछड़ा नहीं है, वो अब अगड़ा होगा ना, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे। तो ये वो उसका, उनका जो वर्ण है उनके जन्म से डिसाइड नहीं होगा, वो इस बात से डिसाइड होगा कि जो व्यक्ति विशेष है उसका कर्म है, वो कर्म क्या कहता है। कोई ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण आर्मी में है, तो उसका मतलब क्या निकल जाएगा, वो बंदा ये हो जाएगा कि वो जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण कौन से ओरिजिन का है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय ओरिजिन के, उसका वर्क जो है वो क्षत्रिय हो गया, वो काम कर रहा है। तो ये जो शूद्र है, शूद्र परिवार से अगर कोई क्या करता है, टीचिंग का काम करता है, टीचर है, तो अपने आप में क्या हो गया, वो ब्राह्मण हो गया। तो ये वर्ण सिस्टम के आधार पे क्या थी, ये जो पूरी की पूरी सोसाइटी जो है, ये सोसाइटी डिवाइडेड थी। तो हमारे कितने वर्ण देखे हमने, टोटल 4 वर्ण देखे, ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरह से 4 वर्ण में ये जो शुरुआती वैदिक सोसाइटी थी ये डिवाइडेड थी।
फिर यहीं से जो उपनिषद टेक्स्ट है वहां से हमें आश्रम जो है उन आश्रम के बारे में भी पता चलता है कि जो एक इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल का जो पूरा जीवन काल है उस जीवन काल को 4 जो स्टेजेस हैं उन स्टेजेस में डिवाइड किया गया। 4 स्टेजेस बना दी गई कि एक व्यक्ति का जो जीवन है उस जीवन में उसके जो कार्य है वो किस आधारित होने चाहिए, तो 4 स्टेजेस जो है वो ड्राफ्ट कर दी। पहले ये कहा कि जो पहला स्टेज है वो होता है ब्रह्मचार्य। पहला जो स्टेज होता है वो क्या होता है, वो होता है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य के बाद में जो आता है वो आता है गृहस्थ, और गृहस्थ के बाद में आता है वनप्रस्थ, और वनप्रस्थ के बाद में आखिरी जो है वो आता है आपका संन्यास। इस तरह से टोटल 4 स्टेजेस एक इंडिविजुअल के लाइफ में। शुरुआत में उसके जन्म से लेके फर्स्ट स्टेप लाइक 20 ईयर्स तक का जो एज है वो एज आता है, वो पीरियड होता है ब्रह्मचार्य। यहां ब्रह्मचार्य का मतलब लर्निंग से है, ठीक है। ये ब्रह्मचार्य का मतलब आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन से नहीं, इसका मतलब है लर्निंग। जो शुरुआती जीवन का बंदा मीन्स बच्चे के जन्म से लेके पहले दूसरे जब से उसमें सेंस आना स्टार्ट होता है तब से वो चीजें सीखना शुरू करता है, तो वो जो लर्निंग कैपेसिटी है वो क्या है, वो जो शुरुआती फेज ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य के बाद में अगला जो पार्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है गृहस्थ। गृहस्थ मीन्स जब वो शादी के साथ बन के अपने जो परिवार है उस परिवार का पालन करना स्टार्ट कर देता है, वो सीन क्या बन जाता है, वो पूरा उसके जीवन का काल गृहस्थ हो जाता है। जब वो अपना पूरा के पूरा समय जो है वो किस पे देता है, वो समय परिवार पे देता है। तीसरा कहा गया कि आपको ये परिवार ब्रह्मचार्य ज्ञान अर्जित करके परिवार पाल के अब आपको सोसाइटी पे फोकस करना है, तो वो हो जाता है आपका वनप्रस्थ, जब आप समाज को देना शुरू कर देते हैं जो आपने समाज से लिया है। एंड फोर्थ वो संन्यास, जब अपना पूरा जो जीवन है आप किसमें बिता देते हैं, भगवान में बिता देते हैं। आप ग्रह बार खुद का मीन्स होता है आखिरी में, मतलब क्या, अगर कोई सन्यासी है और वो सन्यासी को चाह है गाड़ी की घोड़े की, आजकल देखते हैं हम कई सारी चीजें, तो वो जो सन्यासी अगर कोई पंडित को चाह है तो वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी का मतलब होता है गिव अप, मीन्स जब सारी चीजें छोड़ छाड़ के जिसको किसी चीज का मोह नहीं है वो बंदा क्या कहलाएगा, वो सन्यासी कहलाएगा। अब रेंज रोवर में आप घूम रहे हो और खुद को सन्यासी कह रहे हो तो वहां पे तो एक डाउट बन जाता है आपके सन्यास के ऊपर। तो सन्यासी किसे, जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो। तो ये कहा गया धर्म ऋग्वेदा में या सॉरी आपके आश्रम उपनिषद में कि एक व्यक्ति को अपने जीवन को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए, और जो फोर्थ स्टेज है उस फोर्थ स्टेज में क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। ये जो सिस्टम है ये बताता है कि उस समय की सोसाइटी का इंपॉर्टेंस या उनका जो टारगेट है वो टारगेट जीवन में क्या हुआ करता था। अगला जो हिस्सा आता है वो आता है आपका स्टेटस ऑफ वुमन के बारे में, क्योंकि वुमन जो है वो सोसाइटी का 50% जो हिस्सा है उसको कंट्रोल मींस कंटेन करता है, तो उनके स्टेटस के बारे में चर्चा करता है। अर्ली वैदिक पीरियड जिसे हम ऋग्वेदिक पीरियड कहते हैं, उस समय जो स्टेटस ऑफ वुमन था वो काफी हाई था। हाई किस आधार पे था, क्योंकि जो वुमेन्स थी ना, ये वुमेन्स एम्पावर्ड थी मींस इनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर थी। हुआ क्या करता था, लाइफ सेमी नोमाड थी और अर्निंग के लिए सबको काम करना पड़ता था, वुमेन्स को भी काम करना पड़ता था। जब सब लोग ब्रेड अर्नर है, हर व्यक्ति अर्निंग के लिए काम कर रहा है, तो जो से है वो से भी क्या रहेगा, वो से भी सबका रहेगा। तो वुमेन्स जो है वुमेन्स भी क्या करती थी, डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करती थी। हमारे पास ये भी एविडेंस है कि वुमेन्स जो है वो ट्राइबल असेंबली जो है उनमें भी पार्ट लेती थी, वो राजा का इलेक्शन री इलेक्शन में भी क्या करती थी, वो सहयोग करती थी। अगला ये भी पता है कि जो विद वुमेन्स है उन वुमेन्स को एजुकेशन जो है उस एजुकेशन का भी राइट था, और वो जो वैदिक रिचुअल्स होती है उन वैदिक रिचुअल्स में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। सो वुमेन्स का जो स्टेटस है वो काफी हाई था। इसी समय अगर मैरिजेबल एज के बारे में, विवाह के एज के बारे में बात की जाए तो वो लगभग 16 to 20 ईयर्स के आसपास हुआ करते थे। मीन्स जो बाद वाले पीरियड में 12-13 साल का जो एज आया वो लोअर एज वो नहीं होता था। बाल विवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो बाल विवाह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था। नहीं यहाँ पे सती नाम की जो कोई प्रथा उसका कोई एविडेंस हमें मिलता है तो नहीं सती था, नहीं बाल प्रथा था, नहीं पर्दा प्रथा, ऐसा कोई सिस्टम था। यहाँ पे दोनों को इक्वल जो है वो इक्वल माना करते थे। और उसके पीछे कारण भी है क्योंकि दोनों ब्रेड अर्नर थे, लाइवलीहुड में अर्न करते थे, तो अर्निंग में दोनों जब पार्ट किया करते थे, मूवमेंट्स भी पार्ट करते थे, इसलिए उनका जो स्टेटस ओवरऑल स्टेटस जो है वो अलाउ था। यहाँ पर विवाह विच्छेद का भी क्या है एविडेंस है, मींस आपको डाइवोर्स की भी पावर थी। और साथ में ये एक और प्रैक्टिस यहाँ चलता था जिस प्रैक्टिस को कहा जाता है नियोग। नियोग मींस जहाँ हस्बैंड की डेथ के बाद जो फीमेल है वो अपने देवर से शादी कर सकते थे, मींस विडो रीमैरिज जो है उस रीमैरिज का एविडेंस भी हमें क्या है इस वाले पार्ट में मिलता है। सो जो स्टेटस ऑफ वुमन ओवरऑल बात किया जाए तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, वो काफी अच्छा था या फिर काफी
हाई हुआ करता था। इसी के साथ में हमने कई सारी वुमन गॉडेस के बारे में भी सुना है, जो भी ये डिफाइन करता है कि जो वुमन है उनको शुरू से क्या माना गया, हमने एक प्रीचर के रूप में उन्हें गॉडेस जो उस गॉडेस का दर्जा दिया है। अगर ऑक्यूपेशन की चर्चा की जाए तो अभी हमने आश्रम के बारे में बात किया, इसके अलावा सभी था, कारपेंटर्स यहाँ हुआ करते थे, यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले लोग थे, यहाँ पे बिजनेस जो छोटा मोटा ट्रेड एक्टिविटी थी वो चला करता था। तो सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं उनके एविडेंस जो है वो एविडेंस इस पीरियड में हमको मिलता है। आगे चले और बात करें यहाँ ऋग्वेदिक जो है उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में। जो अर्ली वैदिक पीरियड है, ऋग्वेदिक पीरियड, ये बेसिकली सारे के सारे नेचर वर्शिपर थे। नेचर वर्शिपर इन द सेंस, आज हम सनातन के बारे में बात करें तो इस सनातन में भी हम नेचर को ही वर्शिप करते हैं। उनको हमने फॉर्म बदल दिया है, बट हम अभी भी किसके वर्शिपर हैं? नेचर वर्शिपर। एक सीधा सा फंडा था, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनकी पूजा करना शुरू कर दो। आज भी ऐसे ही होता है, ठीक है। आज भी हम ये बधाई, भाई साहब को बधाई जो देते हैं वो ऐसा ही है, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी से लड़ नहीं सकते तो क्या है, तो फिर उनके सामने झुके रहना पड़ेगा। तो वही कहानी यहाँ भी थी। ऐसी कोई चीज जिसको क्या नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसकी वर्शिप स्टार्ट हुआ। और वो कैसा था? तो आपके नेचुरल फिनोमिना, जैसे जैसे आपका फायर, अग्नि, ठीक है, कोई कंट्रोल हो सकता है तो नहीं। तो अग्नि को उन्होंने माउथ ऑफ गॉड बोला कि भैया ये तो भगवान का क्या है, मुख है, मीन्स इसमें जो समाया वो सब कहाँ चला गया? भगवान के पास चला गया। तो यहाँ पे अग्नि था। फिर आपका वायु, वायु मीन्स हवा, थंडरस्टॉर्म्स, इन पे कोई कंट्रोल नहीं था। फिर आपका जो वाटर या फ्लड वगैरह हो रहा है, उस फ्लड पे कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है। उन्होंने अर्थ, उस अर्थ की प्रोडक्टिविटी, तो उन्होंने इन्हीं को क्या मान लिया? उन्होंने सूरज को गॉड माना, उन्होंने नदी को गॉड माना, तो उन्होंने इन्हीं चीजों को गॉड मान लिया। और कुछ फेमस गॉड उस समय निकल के आए, जिसमें अग्नि आते हैं, इंद्र का नाम है, ठीक है, वायु जो है उनका नाम है, तो ये जो सूर्य है, सन, उनको है, तो उनको गॉड माना गया। तो सूर्य वगैरह के, और सूर्य के लिए इन्होंने भोर जो है उसमें अदिति, उषा और अदिति, ऐसा मान लिया गया कि उषा और अदिति जो है वो सूरज की क्या है? बेटी है, भोर है। और इनके लिए हिम्स जो है, ऑफरिंग, हिम्स लिखना शुरू कर। तो ये शुरुआत में क्या थे? नेचर वर्शिपर होते थे और उन सभी फिनोमिना को पूजते थे जिन पे इनका कंट्रोल नहीं था। अब ये जो नेचर वर्शिप वाली कहानी आती है, तो वर्शिप का स्टाइल क्या था? तो वर्शिप का स्टाइल था हिम्स। हिम्स मीन्स आप श्लोक लिखते थे, स्तुति लिखते थे और उनके लिए गाया करते, मीन्स मंत्र पाठ किया करते थे। ऑफरिंग का कोई कल्चर नहीं था, आइडल वर्शिप नहीं था, कोई मूर्ति नहीं बनती थी, कुछ नहीं था। हर क्या था? एक निर्गुण भक्ति जिसे हम कहते हैं, मीन्स वर्शिप विदाउट एट्रीब्यूट, वो माना जाता था। उन्हीं को क्या माना गया? उनको खुश करने की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या की जाती थी? कोशिश की जाती। तो अर्ली, और अच्छा, इसका कुछ एविडेंस हमको पहले वाले पार्ट से मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में इस चीज का एविडेंस हमने देखा है कि जो हड़प्पन पीपल है वो भी क्या हुआ करते थे? वो भी नेचर वर्शिपर होते थे। तो अर्ली वैदिक पीरियड में इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने ऋग्वेदिक या अर्ली वैदिक पीरियड दोनों कह सकते हैं ना, तो इस पीरियड में उन्होंने इन गॉडेस को मानना शुरू किया। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको था? तो इंद्र को इंपॉर्टेंस ज्यादा था, अग्नि को फिर बाद में। और इनको अलग अलग क्या की गई? इनको अपनी तरफ से अलग अलग हिम्स जो है वो लिखी गई। इनका नाम हमने ऋग्वेदा में रिपीटेडली क्या है? रिपीटेडली देखा। तो ये जो पूरा पार्ट होता है ये शुरुआती पार्ट से आता है, जिसे हम कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। अभी हम अगला सेक्शन पे जाते हैं, जिसे कहेंगे लेटर वैदिक पीरियड। तो अगला पार्ट आता है आपका लेटर वैदिक पीरियड। सो हुआ क्या वास्तविकता में? तो चेंज ये आया कि जो 1000 बीसी वाला टाइम पीरियड था, उस समय एक नए मेटल का डिस्कवरी हुआ, और उस डिस्कवरी को कहा जाता, उस मेटल को कहा जाता है आयरन। अब इस लोहे ने आके सब कुछ बदल दिया। सब कुछ कैसे बदला? आयरन जो था वो अपने आप में एक हार्ड मेटल है। इस हार्ड मेटल से दोनों चीजें इजी हो गई। क्या इजी हो गया? तो आपका जो फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट को कट करके वहां पे खेत बनाना इजी हो गया। यहां से प्लविंग इजी हो गई, इजीली आप क्या कर सकते थे? मींस किसी भी खेत को जोत सकते थे। और यहां से लड़ना इजी हो गया, मारने के लिए अब 3-4 पत्थर नहीं मारने पड़ते ना, तो लोहे से मारोगे तो जल्दी मर जाएगा। तो यहां से बैटल जो है वो बैटल भी इजी हो गई। अब इन तीनों चीजों के इजी होने के कारण सोसाइटी जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई, पूरी रूप से बदल गई। मींस जैसा अर्ली वैदिक पीरियड में था ना, उसका पूरा की पूरा चेंज हमने, शिफ्ट जो है वो शिफ्ट हमने कहां पर देखा? लेटर वैदिक पीरियड में देखा। तो इसकी जो लेटर वैदिक पीरियड का जो बेस है ना, वो बेस बन के आता है कहां से? आयरन से। आज जो जितनी भी समस्या हम देखते हैं ना सोसाइटी में, सब आयरन ही है जहां से सब कुछ निकल के आया। इसको आके अपन डिस्कस करते हैं। सो पहला जो पार्ट आता है लेटर वैदिक पीरियड का, वो ये हुआ कि ये जो सेटलमेंट था ना, जो सेटलमेंट अभी तक किस वाले एरिया में था? इंडिया के नॉर्थ में था। ये नॉर्थ से थोड़ा सा ईस्टवर्ड क्या हो गए? माइग्रेट हो गए। पहले ये कहां पे सेटल हुआ करते थे? पहले ये इंडस रिवर, सिंधु जो रिवर है ना, उसके बेसिन पे मींस ऋग्वेदिक पीरियड था।
अब ये जो फेज आया, ये जो गंगेटिक बेसिन हम देखते हैं, इस पूरे गंगेटिक बेसिन में हमने किनका एस्टेब्लिशमेंट देखा? वैदिक जो पीपल है इनका एस्टेब्लिशमेंट देखा। अब इन दोनों एरिया के बारे में बात की जाए तो ये जो हिस्सा है ना गंगेटिक बेसिन, ये एलुवियल सॉइल से मिलकर बना है और यहाँ पे जो खेती करना वो काफी इजी है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, सॉरी जो बेसिकली कहते हैं ना प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन भी ज्यादा है। तो यहाँ से एक चेंज हमने देखा। तो पहला जो चेंज था इनकी लोकेशन में था कि ये क्या हो गए, ये माइग्रेट हो गए। और जैसे ही वो इस मीन्स गंगे उत्तर जो नॉर्दर्न आपका प्लेन है उस नॉर्दर्न प्लेन में आए, उत्तर भारत में आए, वहां से क्या हुआ, एक तो गंगा होने से क्या हुआ, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छा था। दूसरा, एलुवियल सॉइल से प्रोडक्शन अच्छा था। तो यहाँ क्या हो गया, जैसे ही यहाँ आए, यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर इजी हो गया। अब इस एग्रीकल्चर से उनका पेट भरने लग गया और प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा, तो सरप्लस प्रोडक्शन आ गया। तो अब ये जो लोग अभी तक क्या हुआ करते थे, सेमी नोमैडिक हुआ करते थे, घुमक्कड़ थे, अब वो लोग यहाँ आके क्या हो गए, वो सेटल्ड लाइफ बसने लग गए। वो गांव जो है गांव बसाने लग गए। क्यों? क्योंकि बार बार भटकने की आवश्यकता नहीं ना, इतना पैसा जो है कमाई यहीं से हो रहा है, तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। अब जब लाइफ सेटल्ड हो गई तो यहां से चेंज आना जो है वो चेंज आना स्टार्ट हुआ। फिर हम उसी सेगमेंट में बात करते हैं एक एक चीज को उठा के कि किस तरह से यहाँ पे चीजों में चेंज आए। सबसे पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो अभी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वैसा ही था। सबसे जो बड़ा सबसे जो ऊपर वाला कहते ना, सबसे हाईएस्ट यूनिट जो हुआ करती थी, वो हाईएस्ट यूनिट अभी भी क्या थी, वो अभी भी जना थी। जना जो था वो किससे मिलके बना था, विष से। विष मिलके बना था किन से, ग्रामा से। वो ग्रामा मिलके बना था किससे, कुल से। तो जो कुल है वो अभी भी लोवेस्ट यूनिट था। हेड भी वैसे ही थे। यहाँ अब कौन था, यहाँ भी राजन था। यहाँ कौन थे, तो यहाँ विष का हेड हुआ करते थे विषपति। ग्रामा का हेड कौन था, ग्रामा का हेड था ग्रामीणी। और जो कुल है उस कुल का हेड कौन होता था, वो था कुल। पर अब चेंज आया। चेंज यहां आया कि ये जो राजन अभी तक क्या हुआ करता था, इलेक्टेड होता था, अब ये क्या हो गया, ये जो पोजीशन है हेरिडेटरी होना स्टार्ट हो गया। मीन्स अब राजा का बेटा क्या बनने लगा, राजन बनने लगा। क्यों? कि इस राजा के पास अब बाहुबल आ गया। अब ये लड़ने लगा। अब ये क्या करने लगा, क्योंकि एक जगह सेटल थे ना, तो अब ये टेरिटरी का एक्सपांशन करना जो है वो एक्सपांशन करना शुरू कर दिया। तो आसपास के एरिया पे भी क्या करने लगा, अटैक करने लगा। और अब क्योंकि एक ही जगह सेटल था तो ये टैक्स वैक्स भी लेने लगा, पैसा भी लेने लगा। तो क्या हुआ, अब ये जो पद है ना, ये पद क्या हो गया। तो सबसे बड़ा चेंज लेटर वैदिक पीरियड में जो आया वो ये आया कि ये जो राजन था, जो पहले इलेक्टेड था, वो अब क्या हो गया, ये अब हेरिडेटरी हो गया। अब राजन जो है, राजा का इलेक्शन नहीं हो रहा तो राजा डोमिनेट। पहले कौन डोमिनेट था, राजा का इलेक्शन होता था, डोमिनेट था ट्राइबल असेंबली। अब राजा डोमिनेट हो गया तो कौन क्या हुआ, अब राजन के डोमिनेट हो जाने से ये जो ट्राइबल असेंबली है, इट लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस। अब इसका उतना इंपॉर्टेंस बचा ही नहीं। इंपॉर्टेंस कैसे नहीं बचा, क्योंकि समिति जो है उसका कोई काम बचा नहीं। फिर जब इंपॉर्टेंस नहीं बचा तो उसका काम धीरे धीरे कौन लेने लगा, उसका काम राजन के हाथ में आ गया। राजन अपने लोगों को कहां स्टैब्लिश करने लगा, इन ट्राइबल असेंबलीज में स्टैब्लिश करना उसने शुरू कर दिया। तो ये जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें जो एक बेसिक फीचर था वैदिक एरा का, वो जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि अभी जो लाइफ है वो सेटल्ड हो गई, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तो अभी भी नहीं थी, बट आर्मी की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। पर क्या है, अभी लगभग जो फ्रीक्वेंट बैटल के कारण स्टैंडिंग आर्मी तो नहीं, पर हाँ लोगों को बार बार किस में आने लगा, आर्मी में आने लगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो चीज थी ये वैदिक से सिमिलर थी। बट जब बात टैक्सेशन की आ जाए तो जो बलि नाम से एक वॉलेंटरी टैक्स हुआ करता था अर्ली वैदिक पीरियड में, वो बलि यहाँ आके क्या बन गया, एक कंपलसरी टैक्सेशन के रूप में कन्वर्ट हो गया। सो क्या हुआ, यहां से राजा जो है ना, राजन, वो राजन का पावर डोमिनेंट हो गया। और अब कह सकते हैं कि जो राजा है वो क्या हो गया, उसका पद भी हेरिडेटरी हो गया। अब वो वास्तविक राजा बन गया। यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वही मैंने अभी चर्चा की कि सेटल्ड लाइफ इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दी, जीना शुरू कर दी। अब सेटल्ड लाइफ के कारण क्या हुआ, ये जो स्टेटस ऑफ वुमन है उसमें पूर्ण रूप से एक चेंज हमको देखने को मिला। चेंज कैसा दिखने को मिला, अभी तक अर्ली वैदिक पीरियड में क्योंकि पैसा चाहिए था, ब्रेड अर्न करना था, तो वुमन और मैन एंड वुमन दोनों काम करते थे, दोनों का से था। लेटर वैदिक पीरियड में अर्निंग बढ़ गई तो क्या हुआ, सबको काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही। तो जो काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होने के कारण जो वुमेन्स हैं वो हाउस होल्ड एक्टिविटी तक क्या हो गई, सीमित हो गई। अब वो हाउस होल्ड एक्टिविटी से सीमित होने के कारण उनका जो लिबर्टी है वो लिबर्टी खत्म हो गया। अब उनको
क्योंकि ट्राइबल असेंबली भी अपना इंपॉर्टेंस खो गई, तो न तो इनको क्या था ट्राइबल असेंबली में जाने का इजाजत था, नहीं काम पे जाने का इजाजत हुआ। साथ ही क्या हुआ, वैदिक प्रेयर में भी अब इनको जो इंपॉर्टेंस पहले दिया जाता था वो क्या हो गया, वो धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो गया। अब एक और सीन हमने देखा, जो गर्ल चाइल्ड था उनका जो मैरिजेबल एज है वो अब डिक्रीज हो गया, और मैरिजेबल एज अब 12 से 14 साल हो गया। और उसके पीछे जो रीजन है वो भी सेटल्ड लाइफ था। क्यों? क्योंकि अब वो जो लड़की है अब वो हाथ नहीं बटा रही काम में। पहले वो जो जितने हाथ उतना काम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। उस कारण से महिला जो लड़की है वो घर पे बैठी है तो वो एक बोझ बनने लगी। तो बोझ बन रही है, जब कुछ नहीं कर रही, तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि जब कुछ नहीं करते तो क्या करवा दो, शादी करवा दो। तो वो जो शादी करवाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। सो जो वुमन का स्टेटस है उस स्टेटस को डिक्रीज अगर बात की जाए तो वो कहां से हुआ, इस सेटल्ड लाइफ के कारण। और ये जो सेटल्ड लाइफ कहां से आया, तो ये आया आपके आयरन के कारण, क्योंकि आयरन ने लाइफ क्या कर दिया, इजी कर दिया। अब यहां से क्या होना शुरू हुआ, जब लाइफ सेटल हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन आने लगा, तो आपकी ट्रेड एक्टिविटी, अभी तक तो क्या था, सरप्लस प्रोडक्शन ही नहीं था, तो अब क्या होना शुरू हुआ, ट्रेड एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो गई। ट्रेड एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो यहाँ पे क्या बनने लगे, बाजार बनने लगे। और यहाँ पे हमने नगर का स्टैब्लिशमेंट कहां देखा, लेटर वैदिक पीरियड में देखा। अब ये जो जना था ना, वो जना का भी एक्सपांशन होने लगा, टेरिटरी बढ़ने लगी। और जब सेटल्ड हो गया सब कुछ, तो पॉपुलेशन में भी क्या आया, राइज आया। क्योंकि शांति काल में अगर कुछ बड़ा है तो क्या बढ़ा है, पॉपुलेशन। अभी वर्ल्ड की देख लो, ठीक है, शांति काल में सबसे ज्यादा क्या बढ़ी, तो वो यहाँ भी हमको देखने को मिली। ऑक्यूपेशन के बारे में बात की जाए तो अभी भी ये सोसाइटी रूरल स्टैब्लिशमेंट में ही थी, और इनका जो बेसिक ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही था, और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था वो पेस्टोरल था। अच्छा, ये बात ऋग्वेदिक पीरियड में चुक गई थी। ऋग्वेदिक पीरियड के ऑक्यूपेशन के बारे में बात की जाए तो वो लोग पेस्टोरल थे, और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे आके प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या हो गया, पेस्टोरल हो गया। तो ये जो चेंज है वो चेंज हम लोगों ने इन दोनों पीरियड में देखा। जब लाइफ बदली तो भगवान बदले, रिलीजन बदल गया, काम बदल गया, ठीक है, तरीका बदला ना। पहले नेचर वर्शिपर, आज भी अभी भी नेचर का वर्शिप करते हैं, पर अब नए गॉड जो है वो प्रोमिनेंस में आए, ठीक है। अब बेसिकली पशुपति शिवा जो है वो पशुपति को हमने क्या देखा, उनका इंपॉर्टेंस देखा हमने, विष्णु का इंपॉर्टेंस इस लेटर पीरियड में देखने को मिला। प्रीचिंग का स्टाइल बदल गया। स्टाइल पहले क्या था, खाली हिम्स को गाया जाता था, अब ऑफरिंग्स स्टार्ट हो गया। अब अपनी तरफ से कुछ चीजें हम क्या करने लगे, गॉड को सेक्रीफाइस करना जो है वो स्टार्ट हमने क्या किया, इस वाले टाइम पीरियड पे किया। अब इसी टाइम पीरियड में अगर मैं कल्चर सोसाइटी के बारे में बात करूं ना, तो इस सोसाइटी में ये हुआ कि जो वर्ण सिस्टम था, वो वर्ण सिस्टम जो अभी तक ऑक्यूपेशन पे था, अब वो हेरिडेटरी हो गया। अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनने लगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनने लगा। तो जो अर्ली वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम शिफ्ट देखें तो जो चीज ऑक्यूपेशन पे आधारित थी वो पूर्ण रूप से कन्वर्ट होकर किस पे आ गई, वो अब आ गई आपके बर्थ पे। मीन्स अब हमने एक के बाद एक हेरिडेटरी सक्सेशन जो है वो देखना स्टार्ट कर दिया इस सेटल्ड लाइफ में। इंद्र ने अपना इंपॉर्टेंस जो है वो खो दिया समय के साथ, ठीक है। विष्णु का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, पशुपति शिवा का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, और प्रीचिंग स्टाइल में क्या आ गया, तो यहाँ की जो प्रीचिंग पैटर्न था उस प्रीचिंग पैटर्न में हमने एक एड ऑन देखा, और वो एड ऑन था किसका, ऑफरिंग्स का। इस भगवान को अब हमारी तरफ से रिश्वत जो है वो रिश्वत देना स्टार्ट हो गया। तो ये यहाँ की क्या थी, रिलीजियस लाइफ थी। और अब जो ऑफरिंग था उसमें क्या शुरुआत हुई, यज्ञ की। यज्ञ क्या है, तो कई सारे यज्ञ होते थे, संस्कार हमने देखे। कुछ पॉपुलर यज्ञ थे, उसमें आप एक नाम आपने सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो आपने रामायण में सुना, जहां राजा जो है, राजा ने राम ने क्या किया, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया। ये होता क्या, तो बेसिकली होता है जब राजा, एक किंग जो है वो उस एरिया के किसी बड़े राजा को जब हरा देता था, क्यों, हम देखते क्या थे कि एक एरिया है, इस एरिया में कई सारे छोटे मोटे अलग अलग राजा है। तो एक जो है ये ए और बी जो है ये दो डोमिनेंट है, तो अगर ए ने बी को डिफीट कर दिया तब उसको इन सी डी ई एफ को डिफीट करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक यज्ञ करेगा और एक घोड़ा जो है उसको छोड़ देगा। वो घोड़ा जिस जिस टेरिटरी, एक चुनौती लिख के उसके ऊपर कि भैया इससे जो भिड़ेगा वो राजा से भिड़ेगा, तो वो जिस जिस एरिया से वो घोड़ा जाएगा वो एरिया राजा का हो जाएगा। अगर वो किसी ने रोक लिया, चुनौती दे दी, तो उससे राजा हर मीन्स लड़ेगा, और अगर हार गया तो अश्वमेध यज्ञ फेल, और जीत गया तो उसका जो घोड़ा है वो जिस जिस टेरिटरी में गया वो राजा क्या, वो एरिया, उस एरिया किस पे हो जाएगा, उस राजा का हो जाएगा। तो ये प्रजा को बताने के लिए कि भैया हम क्या है, हम बहुत बड़े हैं, तो वो यज्ञ क्या हो गया आपका, वो यज्ञ हो गया आपका अश्वमेध यज्ञ। वैसे ही एक यज्ञ बड़ा पॉपुलर था जिसको कहा जाता है राजसूया यज्ञ। इस यज्ञ में राजा जो है, किंग अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहता था अमंग द मासेस, तो वो गांव, उसका जो किंगडम है उसी में एक बहुत बड़ी रिलीजियस सेरेमनी जो है उसकी शुरुआत करता था।
उस सेरेमनी में आसपास के जितने भी राजा है उनको कॉल करता था, इनविटेशन देता था। जब वो राजा आते थे ताम झाम के साथ आते थे। अभी नहीं देखा कि जब ट्रंप आए तो बड़ा ताम झाम के साथ आए, तो क्या होता है उससे पता चलता है कि यार बड़ा आदमी आया है, उसका वैसे ही ताम झाम है। तो वो सब के साथ आता था, तो लगता था कि यार हमारा जो राजा है वो कितना बड़ा है कि ये जो आसपास के राजा है सब आ रहे हैं। क्योंकि कोई भी राजा अपने से छोटे वाले के यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको चेयर नहीं मिलेगी। आपको प्राइम में बैठना है ना, तो प्राइम चेयर आपको चाहिए, तो क्या होगा, सबको आपके दरबार में आना पड़ेगा। तो राजा क्या करता है, आसपास के राजाओं को बुला के जनता को बताता था कि भैया मेरा इंपॉर्टेंस जो है वो कितना है। ये आप मोदी जी की तीनों स्वेरिंग इन सेरेमनी से देख सकते हो। पहली सेरेमनी में तो आप पड़ोसी सार्क देशों को बुलाया, दूसरे में बिम्स्टेक को बुलाया, अभी वापस पड़ोसी को बुला दिया। उनको भले राजसूय यज्ञ के बारे में नहीं पता, बट हाँ ये यज्ञ जो है उसी पैटर्न में क्या है, उसी पैटर्न में काम कर रहा था। वैसे ही एक यज्ञ जो होता है वो होता है आपका वजापीय यज्ञ। ये जो था ये अमंग द सक्सेसर्स हुआ करता था, मींस जो नेक्स्ट है टू बी द किंग, ठीक है, युवराज जो है, उस युवराज को एक चैरिट रेस में भाग लेना पड़ता था और लोगों को ये प्रूव करना पड़ता था दैट आई एम द कंपिटेबल इनफ टू बी द किंग। मीन्स लोगों के सामने ये प्रूफ कर, अगर राजा हार, वो जो बंदा है, ठीक है, प्रिंस वो हार गया, राजकुमार हार गया, तो वो राजा नहीं बनता था। ऐसे कैसे शायद हमने नहीं देखे, बट हाँ राजा जो है वो लड़ने जरूर जाता था अमंग द मासेस। जैसे अभी भी कांग्रेस में चुनाव हुए ना, ठीक है, कि राजा मीन्स अध्यक्ष कौन बनेगा, राजकुमार हट गया, तो वही सीन जो था यहाँ भी था। तो राजा कभी हारता, राजा का बेटा राजकुमार कभी हारा नहीं, बट हाँ लोगों को दिखाने के लिए हमने क्या देखा, एक वजापिया नाम से एक यज्ञ जो है वो यज्ञ इस वाले एरिया में हमने देखा। तो ये जो बेसिकली शुरुआती पार्ट है ये आपका इसकी पार्ट से आता है। अगला जो बात की जाए तो इस समय एक मैरिज सिस्टम डेवलप हुआ और यहाँ पे अलग अलग तरह के विवाहों के बारे में हमें पता है। जैसे एक सिंपल दो टाइप काइंड ऑफ विवाह जो है वो मिले, मैरिजेस मिले। उसमें क्या है, एक विवाह को कहा जाता है अनुलोम विवाह और दूसरे को कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। अब अनुलोम विवाह क्या, तो जब हायर ओरिजिन का मैन लोअर ओरिजिन या हायर वर्ण का जो मैन है वो लोअर वर्ण की मैन की फीमेल के साथ शादी कर रहा है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और इसका उल्टा, ठीक है, अच्छा ये जो है ये एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, हायर वर्ण का जो बंदा है वो गरीब से क्या कर सकता है, शादी कर सकता है, बट उसका उल्टा उसको कहा जाता है प्रतिलोम। मींस हायर वर्ण की गर्ल लोअर वर्ण के लड़के से शादी कर रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। और ये जो प्रतिलोम विवाह है ना, ये समाज में एक्सेप्टेंस नहीं लेके आया, ठीक है, ये समाज में क्या नहीं कर पाया, अपना जो दबदबा है वो दबदबा नहीं बना पाया। ऐसे ही ये एक नहीं, ऐसे और भी कई सारे विवाहों का जो एविडेंस है वो मिलता है, अलग अलग तरह के विवाह होते हैं। जैसे एक विवाह जो होता है आपका उसे कहा जाता, ये तो मीन्स दो टाइप थे। अब विवाह के और प्रकार देखे जाए तो एक विवाह होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह मीन्स विवाह विथ रिचुअल्स, जब सारे वैदिक प्रेयर्स के साथ हमें, ठीक है, घर वालों की सहमति से जो विवाह कराया जाए उसे क्या कहा जाएगा, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाएगा। मीन्स मैरिज इन द सेम वर्ण, एक ही वर्ण में क्या किया गया, आपका शादी की गई। अगला जो विवाह होता है उसे कहा जाता है देव विवाह। देव विवाह जिसमें पिता जो है अपनी बेटी को किसी ब्राह्मण को दान में देते तो उसके देवतुल्य मान के वो विवाह क्या कहलाएगा, देव विवाह कहलाएगा। वो ब्राह्मण कहलाने किसी डोमिन, जैसे कृष्ण की शादी के बारे में बात की जाती है तो कहा जाता है कि उनकी 16,000 प्लस रानियां थी, सबसे उनका विवाह नहीं हुआ। वो जो 16,000 है उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करने के कारण उनको अपना क्या मान लिया, पति मान लिया, इसलिए उसे क्या कहा गया। तो इस तरह का जो विवाह होता था उसे देव विवाह का नाम पे जाना जाता था। फिर एक विवाह होता है जिसे कहा जाता है अर्स विवाह। ये अर्स विवाह में ब्राइड का एक प्राइस पे किया जाता था, ठीक है। तो वो जो एक विवाह है उसे क्या कहा जाता है, अर्स विवाह, जिसमें एक ब्राइड का प्राइस पे जो है वो किया जाता था। वैसे ही एक विवाह होता है प्रजापति विवाह। अभी जो प्रजापति विवाह है इसमें डॉवरी जो है कोई भी चार्ज नहीं की जाए, ठीक है, कोई प्राइस चार्ज, यहाँ पे तो पहले अर्स विवाह में डॉवरी आ रहा है, यहाँ में कोई डॉवरी वगैरह नहीं लिया गया, कोई दहेज नहीं लिया गया, उस विवाह को क्या कहा जाता था, प्रजापति विवाह कहा जाता था। अगला एक आता था जिसे कहा जाता है गंधर्व विवाह। अब ये गंधर्व विवाह काइंड ऑफ लव मैरिज जो आजकल चलता है, अपने मन से जो शादी करना, उसे क्या कहा जाएगा, उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। ऐसा पहले वैदिक कल्चर में, उसमें लव मैरिज नहीं, वो क्या था ना, स्वयंवर वाली जो कहानियां है वो हुआ करती थी। लड़कों को तब भी इंपॉर्टेंस नहीं मिला था, लड़कों का कोई, लड़कों में शायद वो राहुल महाजन का ही हुआ है स्वयंवर, इसके अलावा जितना भी स्वयंवर हमने देखा वो लड़कियों में ही देखा है। तो उसी विवाह को क्या कहा जाएगा, गंधर्व विवाह कहा जाता। इसी विवाह में एक विवाह होता था जिसे कहा जाता असुर विवाह। असुर विवाह को अगर समझा जाए तो कहा जाता है
जिसमें लड़की को परचेस करके अगर शादी की गई तो विवाह क्या कहलाएगा? असुर विवाह। ये दहेज नहीं, दहेज होता है कि एक्सेप्टेंस है, फिर हमने कोई गिफ्ट दे दिया, वो अलग हो गया। आपने बाय परचेस, आपने प्राइस पे किया है, तो वो विवाह क्या कहलाएगा? उसे असुर विवाह कहते हैं। तो उसको इज्जत नहीं मिलती थी बाजार में। फिर ऐसे ही एक विवाह होता था जिसे कहते थे पिशाच विवाह। तो जिस तरह से नाम है पिशाच विवाह, उसी हिसाब से काम भी होगा। तो किसी लड़की को सडक्शन करके उसको क्या कर लिया आपने, कुछ वो मेंटल मींस उसमें हेल्थ में नहीं है, आपने उसको कुछ नशीला पहला दिया, ऐसा कुछ कर दिया, उसके बाद अगर किसी से शादी की तो वो विवाह क्या कहलाएगा? पिशाच विवाह कहलाएगा। और वैसे ही एक और विवाह होता था जिसे कहा जाता है राक्षस विवाह। और राक्षस विवाह में क्या, तो जब किसी लड़की को किडनैप करके ले आए और उससे जबरदस्ती शादी की, उसे राक्षस विवाह का नाम दिया गया। तो टोटल अगर देखा जाए तो 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, देन आपका आता है राक्षस विवाह, अर्ज विवाह, फिर आता है पिशाच विवाह, असुर विवाह और राक्षस विवाह। इसके अलावा 2 अलग होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम, जो वर्ण आधारित है और ये कर्म आधारित है। आपने किस तरह से शादी की, वो क्या हो गए? इस तरह के 8 अलग अलग विवाह। इन विवाहों के ऊपर लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, तो आप इसको क्या कर सकते हो? फोकस कर सकते हो। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है वैदिक लिटरेचर के बारे में। वैदिक लिटरेचर इसी हिस्से का पार्ट है, पर हमारा ऐसा मन है क्योंकि लेक्चर का लेंथ काफी लंबा हो गया है, तो इसको हम अगला वाला जो लेक्चर है उसमें कंटिन्यू करेंगे। बट इसके साथ में हम जो पीवाईक्यूज है इसके रिगार्डिंग, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह के जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में पर्टिकुलर पार्ट से पूछे जा सकता है। अभी तक शायद जो हमने पढ़ा है वो आपको थोड़ा वो समझ में आया होगा, या पूरा ही समझ में आया होगा। जो भी आपका एक रिस्पॉन्स है कमेंट में जरूर लिखे, क्योंकि अच्छा हो। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से पीवाईक्यू को देखा जाए तो आता है, एक क्वेश्चन मेंस में पूछा गया, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? इस पे आपको कमेंट करना है, तो ये क्वेश्चन आप मेंस में आपका इस टॉपिक से लिख सकते हो। फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द एनवायरनमेंट अकॉर्डेड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, हाउ डू यू वैदिक सिंबल एम्पैसुलेट द स्पिरिट ऑफ एनवायरनमेंट डिस्कस। मैं ये बताना कि एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस था। वो आप देख रहे हो, हम नेचर वर्शिप पर रहे हैं, वैदिक सोसाइटी जो क्या रहा है वो नेचर वर्शिप पर रहा है। तो उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? नेचर वर्शिप को। सो दैट्स ऑल फॉर दैट लेक्चर। अब वैदिक लिटरेचर को लेकर हम एक नया लेक्चर प्लान करते हैं। टिल देन स्टे ट्यून विद कल्पाक्ष फॉर द करंट अफेयर जो डेली जा रहा है। बाकी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अगर आपको ये पसंद आया। थैंक यू वेरी मच।